अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में आज का डे है हमारा डे 2 और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे हाईलाइटेड टॉपिक जो आपके सामने बिल्कुल ओपन है अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग करते हैं अपने डे 2 को स्टार्ट। तो हमारा डे 2 का जो चैलेंज है उसमें जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहला आता है स्कोप ट्रायंगल, एस कर्व, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट स्कोप। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास स्कोप ट्रायंगल होता क्या है। स्कोप ट्रायंगल को बेसिकली एक ट्रिपल कंस्ट्रेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। अब इस ट्रायंगल में बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसको ट्रिपल कंस्ट्रेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और यू नो व्हाट के ट्रायंगल के 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। एक में हमारे पास टाइम होता है, एक में कॉस्ट होता है और एक में स्कोप होती है। अब इन तीनों के अंदर पहले तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए इन तीनों का आपस में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीनों कंपोनेंट एक और कंपोनेंट जो कि क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर बहुत असर करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों कंपोनेंट्स के ही मैनेज करने से हमारी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। अब इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसमें सबसे पहले कॉर्नर पे होता है टाइम, देन सेकंड पे कॉस्ट, देन थर्ड पे स्कोप। और इन तीनों की मैनेजमेंट से जो चीज इन्फ्लुएंस में आती है वो आती है क्वालिटी। ठीक है, अगर हम टाइम में चेंजिंग करते हैं तो तीनों के तीनों ही इफेक्ट होंगे क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब स्कोप ट्रायंगल के कुछ कंपोनेंट्स जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है, हम लोग स्कोप को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप को रेफर कर रहा होता है। स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का गोल, उसके डिलीवरेबल्स, उसके टास्क, उसकी बाउंड्रीज। अब स्कोप क्या डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा और किस किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा और किस किस को एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो स्कोप में ये डिफाइन होता है कि सॉफ्टवेयर का क्या फंक्शनैलिटी है, किस फीचर को इंप्लीमेंट किया जाएगा और किस फीचर्स को नहीं इंप्लीमेंट करना, ये सब कुछ इसके स्कोप में आ जाता है। उसके बाद करेंगे टाइम, जो कि प्रोजेक्ट के शेड्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। टाइम बेसिकली प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टाइम में प्रोजेक्ट की डेडलाइन, उसके माइलस्टोन और उसके टास्क का टाइम एलोकेशन वगैरह जो होती है, सब कुछ हमारे टाइम में इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है उसको 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है तो इस प्रोजेक्ट के टाइम में ये 6 मंथ्स की ड्यूरेशन डिफाइन की गई होती है। इसमें हर टाइम के लिए भी अलग अलग से माइलस्टोन यानी छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई किए जाते हैं और फिर उन सब की जो ड्यूरेशन होती है वो ओवरऑल 6 मंथ होती है। यानी इन 6 मंथ के अंदर अंदर आप हर टास्क को कंप्लीट करने का भी टाइम सेट करते हैं और फिर ये पूरा ओवरऑल टाइम क्या होता है, जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो आपको इन 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना होता है। और ये प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप FYP भी कर रहे हैं। उसके बाद आती है कॉस्ट यानी प्रोजेक्ट का बजट। अब कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी एलोकेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। इसमें लेबर, मटेरियल, टूल्स, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो कॉस्ट में डेवलपमेंट टीम की सैलरी हो सकती है, उसके सॉफ्टवेयर अगर आपने बाय करने हैं तो देन उनके लाइसेंस हो सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकती है और डिफरेंट एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब हमने बात की थी कि टाइम, स्कोप और कॉस्ट ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। इनमें से कोई एक चीज भी जो है खराब हो जाए, कोई एक चीज भी टाइमली ना हो, ठीक है, कोई किसी की कॉस्ट कंप्लीट ना लगी हो, तो वो तीनों एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं। और इन तीनों के इन्फ्लुएंसेस से एक और चीज बनती है जो कि है क्वालिटी। क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है जब किसी एक कंपोनेंट को एडजस्ट करते हैं। टाइम को एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी पे असर होगा। स्कोप को एडजस्ट करेंगे, क्वालिटी पे असर होगा। कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे,
तो भी क्वालिटी पे ही असर होगा। अगर आप टाइम कॉस्ट एडजस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर टाइम को रिड्यूस करते हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज कर सकती है, क्योंकि आपको जो है वो अपने कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, इन तीनों के काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको इन तीनों को इक्वली ही एडजस्ट करना पड़ता है, या आपको पहले से ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन सबको मैं क्वेश्चन वाइज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारे जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी इंटर रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप और टाइम। स्कोप और टाइम जो होते हैं ये डायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट के स्कोप को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो टाइम होता है ना उसको भी जरूरत होती है कि आप अगर स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को भी इंक्रीज कर दें, क्योंकि ज्यादा टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर टाइम को रिड्यूस करते हैं तो आपको स्कोप को भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है, यानी अपने स्कोप को आपको नैरो करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं स्कोप एंड कॉस्ट की। स्कोप एंड कॉस्ट की बात करें तो ये दोनों का आपस में इनका भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। अगर स्कोप को इंक्रीज करते हैं या डिलीवरेबल्स आप इसके अंदर ज्यादा फीचर्स वगैरह ऐड करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि एडिशनल रिसोर्सेज और एफर्ट की भी जरूरत होती है। अगर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो आपको अपने स्कोप को भी रिड्यूस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं तो डेवलपमेंट की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और अगर कॉस्ट को कम करना है तो आपको फीचर्स को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट भी एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। अगर आप टाइम को रिड्यूस करते हैं तो प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हैं, टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, तो जितना पैसा लगाएंगे उतना ही आपका काम जो होता है वो ज्यादा जो है वो जल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, इन तीनों को देखना है कि हमें बैलेंस कैसे करना है। ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आपको स्कोप, टाइम और कॉस्ट को बैलेंस कैसे करना है। अब ये तीनों कंपोनेंट क्योंकि एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, अगर एक कंपोनेंट के चेंज करना है तो दूसरे कंपोनेंट पर भी आपको इफेक्ट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के काम क्या होता है कि वो इन तीनों कंपोनेंट को बैलेंस करके चले। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कोप को इंक्रीज करते हैं तो आपको टाइम और कॉस्ट दोनों को ही इंक्रीज करना पड़ता है, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपना स्कोप को नैरो करना पड़ता है। स्कोप नैरो करने का मतलब ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में से जो आपका फीचर्स है आपको उनको कम करना पड़ता है। अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, स्कोप को नैरो करना पड़ता है और टाइम को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे इसके अंदर जो क्वालिटी है उसका क्या रोल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी बेसिकली क्या चीज डिफाइन करती है, हमने बताया कि अगर हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट की टाइम, कॉस्ट और ये सब कुछ रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एडजस्ट करते हैं तो हमारी क्वालिटी पे भी इन्फ्लुएंस यानी असर पड़ता है। तो क्वालिटी का क्या रोल हो सकता है? क्वालिटी बेसिकली प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स के स्टैंडर्ड्स और जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको डिफाइन करती है, यानी प्रोजेक्ट के फीचर्स और उनसे बनने वाली जो आउटकम्स होती हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज को डिफाइन करती है हमारी क्वालिटी। जब आप टाइम या कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। अगर आप टाइम को रिड्यूस करते हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि आपको जल्दी काम कंप्लीट करना होता है। अगर कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो रिसोर्सेज की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से बात करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करें और उस टेस्टिंग के दौरान अगर आपको टाइम को कम करना है तो इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है, ठीक है। नेगेटिवली भी आपकी क्वालिटी में आ सकती है। अगर थोड़े टाइम में अगर आप टेस्टिंग करते हैं और अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो भी जो है असर अंदाज हो सकता है इन सब चीजों से। तो ये हमारे पास जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत दफा पूछा भी जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एस कर्व को, और एस कर्व को एस कर्व ही क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे।
एस कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को टाइम के साथ साथ शो कराने के लिए। अब इसका नाम एस कर्व क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है टिपिकली वो एस शेप की होती है। अब एस कर्व होती है इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट के टाइम, कॉस्ट और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इस ग्राफ को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और फीचर्स में पोटेंशियल इश्यूज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक इनिशियल फेज होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज होता है। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इनिशियल फेज में प्रोजेक्ट प्रोग्रेस काफी स्लो होता है। अब इस पीरियड में ज्यादातर एफर्ट, प्लानिंग, रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं और उनमें हमारा टाइम चूंकि ज्यादा लगता है इसलिए उनकी प्रोग्रेस जो होती है वो थोड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो दिखाई जाती है। ठीक है, इस फेज में आपकी जो कर्व होती है उसका स्लोप छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो इनिशियल फेज होती है उसमें टीम का सेटअप, प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम ही करना होता है। इसको हम लोग मिडिल फेज में इसके जो मेच्योरिटी फेज होते हैं, एंड फेज होते हैं, वहां पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल इस डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली डिफाइन हो जाए। अब देखिए मैंने बात की कि इनिशियल फेज में एस कर्व बिल्कुल स्लो होता है क्योंकि इस फेज के अंदर हम लोगों ने प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग में टाइम ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं। इन सब चीजों में हमारी एस कर्व जो होती है वो स्लो पड़ जाती है और आपके एफआईपी में भी ये कर्व जो है वो यूज होगी। अगर हम लोग मिडिल फेज की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का मिडिल फेज में प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। यू नो व्हाट, यहाँ पर आकर देखिए तो आपकी इस मिडिल फेज में प्रोग्रेस थोड़ी ऊपर को जा रही है। ठीक है, थोड़ी इंक्रीज हो रही है। जो जितने भी मेजर टास्क होते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम शुरू करते हैं, जो वर्क को, जो भी आपकी जो काम आपने स्टार्ट किया होता है, तो वो थोड़ा जब आप प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्लोप थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आप अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट होता है प्रोजेक्ट की, जो एंड फेज होता है, इसमें जब आपकी डिलीवरेबल्स रेडी हो जाती हैं, आपके फीचर्स वगैरह रेडी हो जाते हैं, तो प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ पर आकर स्लो हुआ, ठीक है, और लेकिन जब उसने टास्क वगैरह कर लिए तो यहाँ पर वो फास्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वो एंड पे हुआ, चूंकि सारी चीजें रेडी हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर आकर स्लो हो गया और उसने थोड़ी सी एस कर्व की जो शेप थी उसको उसने अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारी जो एस कर्व थी वो तशरीफ फरमाई थी। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से हमारी एस जो शेप थी वो बनी और इसलिए इसका नाम जो है उन्होंने एस कर्व रख दिया। अब जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, एक तो इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आपने इस डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर देना है। दूसरा ये कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एस कर्व क्यों यूज होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जितने भी प्रोग्रेस होते हैं उनको टाइम के अगेंस्ट मेजर करती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस फेज में है और कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कॉस्ट और रिसोर्सेज ट्रैकिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। स्केड्यूल और जो भी माइलस्टोन्स होते हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए भी, यानी आपने जो शेड्यूल बनाया होता है वो कहाँ तक पहुंचा है, जो जो टास्क आपने उसको डिफाइन किए हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको अपनी एस कर्व के थ्रू जो है वो देख सकते हैं, अपनी एस कर्व को आप ड्रॉ करके। उसके बाद फॉरकास्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी ये यूज किया जाता है, यानी एस कर्व का यूज प्रोजेक्ट के जितने भी फ्यूचर परफॉर्मेंस होते हैं उनको फोरकास्ट करने के लिए भी किया जाता है। अगर प्रोजेक्ट का जो ये स्लोप है अगर स्लो हो रहा है या एक्सेलरेट हो गई है, तो एस कर्व आपके फ्यूचर डिलेस या रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करें ताकि आप जो है वो फास्टली काम कर सके। कम्युनिकेशन टूल होता है, बेसिकली एस कर्व जो होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी जो आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, टाइम, कॉस्ट और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं इनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए भी ये जरूरी होती है। ठीक है, अब अपनी जो एस कर्व है वो अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाएं और उनके साथ अच्छी कम्युनिकेट करें। अगर तो एस कर्व को अंडरस्टैंड करते हैं तो देन उनको भी पता चल जाएगा कि आपको ये बेसिकली एक टूल ही होता है, कम्युनिकेशन टूल होता है, वो देख सकते हैं कि आपने कहाँ तक अपना टास्क जो है वो कंप्लीट किया है। अब ये यूज कहाँ पर होती है, हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने में भी यूज होती है। इसमें एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस को कंपैरिजन किया जाता है। इस चीज को हम समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन होता है स्कव का कि ये यूज कहाँ पे होती है आपके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनमें सबसे पहले आता है एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, एसकव की हेल्प से ही आप एक्चुअल प्रोग्रेस को प्लान प्रोग्रेस से कंपेयर कर सकते हैं। जो आपने प्लान की होती है और जो प्रोग्रेस आपकी अब की है, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक्चुअल जो कर्व होती है वो प्लान कर्व के नीचे या ऊपर है तो ये इंडिकेट करती है कि प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक पर ही है, ठीक है, उसमें डिलेज हैं। और अगर प्रोजेक्ट को एक्चुअल प्रोग्रेस से थोड़ा एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से अगर 2 वीक्स लेट हो जाती है तो आपकी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे कि आपके रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने या स्केड्यूल को रिवाइज करने के लिए। उसके अलावा डेविएशन एनालिसिस में भी ये यूज की जाती है, यानी अगर प्रोजेक्ट एस कर्व से डेविएट हो रहा है तो ये अर्ली वार्निंग का काम है कि आप स्टार्ट में ही अपने प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से बनाएं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द डिलेज एंड एक्सेलरेशन, आपके प्रोजेक्ट्स में जो भी डिलेस आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें और देखें कि कहाँ पे आपको अपने फेज को आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज से देखना स्टार्ट करें, कहाँ कहाँ पर डिलेस आ रहे हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से आ रही हैं, आप उनको भी देखना स्टार्ट करें। तो देन आपके जितने भी डिलेस होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इस कर्व के थ्रू। देन आपको हेल्प हो जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को डायनामिकली चेंज कर सकें, उनको समझ सकें, प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। क्वालिटी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी वीक हो रही है, कहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो आपकी एस कर्व जो होती है आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारी ये एस कर्व थी और जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहां पर जरूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिस भी सब्जेक्ट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है वहां पर ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके नाम से ही जाहिर है, अपने काम को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में। बेसिकली एक हायरार्किकल डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है, डिवाइड कर देना। अपने प्रोजेक्ट को आप जब डीकंपोज कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं, मैनेजेबल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज हमारी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आ जाती है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट के टास्क, उसके जो भी डिलीवरेबल्स का मतलब होता है उसके जो फीचर्स होते हैं या उसके जो आउटकम्स होते हैं, उनको आपको क्लियरली डिफाइन करना और प्रोजेक्ट टीम को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन और स्ट्रक्चर डाटा देना, ये सब कुछ हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब इसके जरिए आप अपने प्रोजेक्ट के सारे मेजर टास्क, सब टास्क और एक्टिविटीज को क्लियरली आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक पूरा हायरार्किकल फॉर्म में डाटा आ जाता है और आपको समझ आ जाती है कि आपने किस तरह से काम करना है। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये स्कोप को भी डिफाइन करता है और आपके प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी भी लाता है। अब ये तो इंश्योर करते हैं ना कि प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को मैनेज हो और किसी भी टास्क को आप ओवरलुक ना करें, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करना है आपको। उसके अलावा इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के। ये एक प्रोजेक्ट है, इसको उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर दिया है। सबसे पहले इनिशियल फेज में, फिर प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, फिर कंट्रोलिंग में एंड फिर आगे सो ऑन, ठीक है। फिर इस इनिशियलाइजेशन में क्या आता है, उसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। प्लानिंग टास्क में क्या आता है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। इस तरह से आप अपने FYP के लिए भी अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को आप बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आपने अपने आइडेंटिफाई करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के, आपके जो भी प्रोजेक्ट के जो मेजर फीचर्स होते हैं, जो मेजर डिलीवरेबल्स होते हैं, ठीक है, आपने उनको बनाना है। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो आपके डिलीवरेबल्स होते हैं उनको मजीद, यानी आपके जो टास्क होते हैं उनको फर्दर सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो भी आपने जब ये सारी डिवीजन कर लिया है तो आपने उन टास्क को एक हायरार्किकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम को दिखाया, इस डायग्राम में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है बिल्कुल इस तरह से। प्रोजेक्ट का नाम लिखे, इस प्रोजेक्ट के आपने सारे फेजेस लिखने हैं और फिर उन फेजेस को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है उनके टास्क में, और फिर इन पर आप कोई टाइम भी असाइन कर सकते हैं, आप अपने स्कोप भी बता सकते हैं। तो देन ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को भी एलोकेट करें और
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप इसकी ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हायरार्की, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने WBS के लिए किस तरह से हायरार्की बना सकते हैं। आप बिल्कुल एक ट्री स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं, हायरार्किकल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो इसके बेसिक लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है प्रोजेक्ट टाइटल, यानी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें। उसके बाद मेजर डिलीवरेबल या फेजेस में, जिस तरह मैंने बताया, प्रोजेक्ट का नाम लिखें, उसके फेजेस लिखें, जैसे इनिशियल फेज क्या है, उसका प्लानिंग फेज क्या है, उसके आगे कंट्रोलिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, ठीक है, ये सारे आपने लिखने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने उनके अंदर इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या टास्क होने, उसको हम कहते हैं सब टास्क या वर्क पैकेजेस, आपने उनके अंदर डिवाइड करना है। उसके बाद आपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए कि अब ये काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप लोगों ने उसको डिफाइन कर देना है। ये 4 बेसिक लेवल होते हैं आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की हायरार्की के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, ये नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी तो बहुत जल्द, ठीक है, तो ताकि आप लोग इन एग्जांपल्स को भी देख सकें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट का टाइटल है, जिसमें आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद लेवल 2 में मेजर डिलीवरेबल्स आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। देन उसके बाद आपने हर फेज के अंदर क्या क्या टास्क आते हैं, ठीक है, जैसे सब टास्क है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एक टास्क है, इसके सब टास्क है, सिस्टम डिजाइन इसके सब टास्क। ये अगर आप लोग, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग ये देख लेते हैं, ये नोट कर लेते हैं, तो आपके FYP के लिए ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज बना लेते हैं ना, तो आपको काफी हद तक इजी हो जाता है कि आप अपने FYP को बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सके। उसके बाद हमारे पास यही लेवल थे, ठीक है। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहला तो ये होता है कि ये आपके प्रोजेक्ट के गोल्स को क्लियरली डिफाइन करता है और फोकस करता है कि आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। उसके बाद स्कोप मैनेजमेंट, यानी आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है उसको डिफाइन करने में भी हेल्प करता है, जो किसी भी स्कोप क्रीप को प्रिवेंट करता है। यानी आपके स्कोप क्रीप होता है ना, यानी किसी भी डिफिकल्टीज से आपको निकाल देता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने में आपकी हेल्प करता है। टाइम क्या है, कॉस्ट क्या है, इनके एस्टिमेशन लगाता है, अंदाजा लगाता है कि कितने टाइम और कितनी कॉस्ट के अंदर रहते हुए आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इजीली आइडेंटिफाई कर देता है कि किस फेज में किस टास्क में आकर आपको रिस्क आ रहा है। देन प्रोग्रेस ट्रैकिंग में भी आपकी बहुत हेल्प करता है और इसी से भी आप लोग अपनी एस कर्व भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसको भी डिफाइन करेंगे। इसके अलावा अगर हम आपकी आउटलाइन की तरफ चले तो यहाँ पे 5 फेजेस आते हैं, जिनमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, ये सारी जो है हम लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले में और उसके बाद अलावा अपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में, देन हम लोगों ने इससे पहले जो प्रोसेसेस पढ़े थे उनमें भी हम इनको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी। प्रोजेक्ट्स को बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट होती है या कोई स्टेटमेंट होती है जो प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को डिफाइन करती है। इसका मकसद होता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, उसके डिलीवरेबल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली आप उसको डिफाइन कर सके, ताकि प्रोजेक्ट टीम को समझ आए कि उनको अचीव ही क्या करना है। प्रोजेक्ट स्कोप जो होते हैं बेसिकली आप प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक गोल, टास्क या डिलीवरेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और ये भी बताता है कि किस चीज को प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंक्लूड करना है और किस चीज को आपको इसको एक्सक्लूड करना है। अब इसके कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, जिनमें सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आपके अपने प्रोजेक्ट के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी आप चीजों अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की क्या अचीवनेस है, आपने उसको क्लियरली डिफाइन करना होता है। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है उसको क्लियरली लिखनी पड़ती हैं। देन डिलीवरेबल्स, यानी आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिजल्ट क्या आएंगे या स्पेसिफिक आउटपुट क्या आएंगे आपकी प्रोजेक्ट से, और क्लाइंट को आप एट द एंड क्या प्रोवाइड करेंगे, ये चीज आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स में आ जाती है। तो डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स की फाइनल प्रोडक्ट, उसकी रिपोर्ट, सर्विसेज या आउटकम ही हो सकती हैं। उसके बाद माइलस्टोन्स होती हैं। अब ये प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल्स की कंप्लीशन को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, कि हर काम ने आपके प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की जो ट्रैकिंग होती है उसको डिफाइन करती है कि हर टास्क को कंप्लीट करने में क्या क्या टाइम लगा, उसको माइलस्टोन कहते हैं। और फिर ओवरऑल उसकी ड्यूरेशन को भी ये बता देते हैं। उसके बाद बात करेंगे
करेंगे तो आता है रिक्वायरमेंट्स, यानी किन किन चीजों की जरूरत पड़ी थी आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट की होती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों ने इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो लिख देनी होती है। ठीक है, नीचे एग्जांपल्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूजन आती है कि कौन कौन सी चीजें आपको, यानी एक्सक्लूजन बेसिकली वो चीजें होती हैं जो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन को डिफाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम अपने प्रपोजल बनाते हैं तो इस प्रपोजल के अंदर हमने एक्सक्लूजन्स भी लिखी होती है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स होती हैं, बेसिकली ये लिमिटेशंस होती हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोजेक्ट टीम को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे टाइम क्या है, बजट क्या है, रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट है उसने 6 मंथ के अंदर कंप्लीट होना है तो आपने ये कंस्ट्रेंट लगानी है कि हाँ इसने 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट होना है। और अगर आपके प्रोजेक्ट का बजट जो है वो $50,000 है तो ये भी कंस्ट्रेंट है कि इतने ही पैसे लगने चाहिए। उसके बाद आती है एजम्पशंस, बेसिकली वो चीजें जो प्रोजेक्ट टीम को आप प्लानिंग के दौरान सही तरह से, यानी सही मानकर आपने चलानी होती हैं, सही एज्यूम करनी होती हैं। वो चीजें जो आप अपने प्रोजेक्ट टीम को बताते हैं वो एजम्पशंस होती हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट स्कोप के लिए आपकी एजम्पशंस बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप अच्छी एजम्पशंस बनाते हैं तो ये आपकी प्रोजेक्ट के सक्सेस को भी बहुत अच्छा बना सकती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं जो प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी नीड्स को डिफाइन करना प्रोजेक्ट स्कोप का बेसिक पार्ट होता है। अब आता है प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर बोलते हैं इसमें आपने प्रोजेक्ट का पर्पस, उसका स्कोप, उसकी डिलीवरेबल्स आपने डिफाइन करनी होती हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन, यानी इसमें आपने बताना होता है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। प्रोजेक्ट की आउटकम पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर की नीड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको समझना होगा, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है स्कोप की स्टेटमेंट को क्रिएट करना होता है, यानी स्कोप स्टेटमेंट बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, उनकी डिलीवरेबल, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एक्सक्लूजन्स, एग्जम्पशन और कॉन्स्ट्रेंट्स को आपने मेंशन करना होता है। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्कोप बेसलाइन सेट करनी है। स्कोप बेसलाइन प्रोजेक्ट स्कोप, स्केड्यूल और बजट को डिफाइन करती है, यानी ऐसी लाइन जिसके अंदर प्रोजेक्ट का स्कोप आता है, उसका स्केड्यूल आता है और उसका बजट आता है। अब ये तो इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट के स्कोप के दौरान किसी भी चेंजेस को मैनेज किया जा सकता है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेसेस, यानी आपने अपने प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट प्रोसेसेस को क्या क्या चेंजिंग आ सकती है, आपने उसको इसके अंदर जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है लिखना है, और फिर एट द एंड आपने उसको एट द एंड उसको अप्रूव्ड भी करना होता है। ठीक है, देन यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स गिवन है। उन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है अपने प्रोजेक्ट की ही, किसी प्रोजेक्ट की, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है जिसमें आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है वो लिखना है, जिसके ऊपर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव्स लिखनी है। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखनी होती है कि आपने जो मोबाइल ऐप डेवलप करनी है कस्टमर के लिए वो iOS के लिए है या एंड्रॉयड के लिए है। फिर डिलीवरेबल्स बताने हैं कि इस एप्स के क्या क्या फीचर्स हैं और इन फीचर से आपको क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, देन माइलस्टोन बताने, जैसे यूआई एंड यूएक्स डिजाइन में आपको कितना टाइम लगा, आपके बैकएंड डेवलपमेंट में कितना टाइम लगा, और इसके अलावा आपने टेस्टिंग और बग फिक्सिंग्स के लिए कितना टाइम लगा है ऐप की, और फाइनल डिप्लॉयमेंट को आपने ऐप स्टोर पे रखने के लिए आपने फाइनल जो आपकी ऐप थी उसमें कितना टाइम लगा। देन रिक्वायरमेंट्स क्या थी आपके प्रोजेक्ट की, आपने उसको इसके अंदर इंक्लूड करना है। एक्सक्लूजन में क्या लिखना है कि किन चीजों को सपोर्ट करता है और किन चीजों को नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया इसके अंदर इंक्लूडिंग है या नहीं, ये चीज आपने अपनी ऐप के अंदर इंक्लूड करनी होती है। देन आपकी ऐप कितने टाइम में कंप्लीट हुई ये आपने कांस्टेंट लगानी है। जैसे हमारा FYP है और इसके लिए जरूरत है कि 6 मंथ्स के अंदर ही आपने कंप्लीट करना है। और अब तो ये है कि अब हमारे 2 सेमेस्टर है, 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर, ये कॉन्स्टेंट्स हैं कि आपने आधा प्रोजेक्ट अपने 7th सेमेस्टर में बनाना है और हाफ प्रोजेक्ट अपने 8th सेमेस्टर में बनाना है। उसके बाद एजम्पशंस क्या आती हैं कि आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट से क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रखती हैं, ये आपने अपनी एजम्पशंस में लिखनी है। एंड देन स्टेक होल्डर्स आते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, लाइक क्लाइंट थे, प्रोजेक्ट मैनेजर था, डिप्लॉयमेंट टीम थी, एंड यूजर थे या प्राइमरी स्टेक होल्डर्स थे। तो
यहाँ पर होता है हमारे टॉपिक्स को कंप्लीट, ठीक है। आज हमने डे 2 के चैलेंज को भी कर लिया कंप्लीट, और मैंने ये लाइफ साइकिल इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, बार-बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो देन कमेंट सेक्शन ऑन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड और इसका टेस्ट आपको कल सुबह तक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, और आपने अपने कमेंट सेक्शन में पूछा जाएगा कि आप लोगों ने डे 1 का टास्क कंप्लीट किया है या नहीं, देन आप लोगों ने मुझे वहाँ पर इन्फॉर्म करना है। थैंक यू।